ठीक है बच्चों। कल हम लोगों ने जो एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैरेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है। और उसमें से मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछा और आप लोगों ने बहुत अच्छे उसके आंसर दिए। अभी तक मेरे ख्याल से किसी का इनकरेक्ट आंसर मेरे पास नहीं आया, तो सभी लोग को इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, है ना। और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर फाइलम देख रहे हैं इस डायग्राम में, मैं अभी अपना वीडियो ऑफ करूँगा और इसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। तो जैसा कि ये डायग्राम में हम यहाँ पर जो फाइलम देख रहे हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। इकाइनोडर्मिटा तक जो फाइलम है ये सब आते हैं किसमें? नॉन कॉर्डेट में, ठीक है। उसके बाद एक हेमिकॉर्डेटा आता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा क्या है। और फिर जिनमें नोटोकॉर्ड और उसके बाद नॉन कॉर्डेट के बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें कॉर्डेट कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहला फाइलम देखेंगे कौन सा है? पॉरीफेरा, ठीक है। तो आते हैं अपने पहले फाइलम पे, पॉरीफेरा। और मैं जो बातें बोलता जाऊंगा इन बातों को सुनना, क्योंकि यहाँ पर थियरी में मैंने केवल सेलेक्टेड पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, पूरी इनकी थियरी इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि पूरी थियरी सुन के याद करने की होती है और जो सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं यही पॉइंट्स हमें उस थियरी को याद करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनके नाम पे जाते हैं हम, पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि इन एनिमल्स में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं और उन्हीं पोर्स की वजह से इनका नाम पड़ा पॉरीफेरा। अब ये जो पोर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो स्मॉल पोर्स होंगे, स्मॉल पोर्स जो होते हैं उन्हें ऑस्टियम कहा जाता है, और ये बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं। या तो लार्ज पोर होगा और लार्ज पोर को ऑस्कुलम कहते हैं, और ये सिंगल पाया जाता है, एक बॉडी में सिंगल एक ही ऑस्कुलम पाया जाता है। तो ये जो दो तरह के पोर्स हैं, ऑस्टियम और ऑस्कुलम, इसी ऑस्टियम और ऑस्कुलम की वजह से, हाँ बेटा आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? चलो ठीक है। तो जो ये पोर्स हैं, तो स्मॉल पोर्स ऑस्टियम और लार्ज पोर ऑस्कुलम, इन दोनों पोर्स की वजह से इनका नाम पॉरीफेरा पड़ा है, ठीक है। तो याद रखना पॉरीफेरा के, अच्छा बहुत सारे पोर्स होते हैं तो इसीलिए इनका नाम उनके स्ट्रक्चर की वजह से इन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है। तो कॉमनली हम इन्हें क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। तो जब भी स्पॉन्जेस नाम आए और जब भी पॉलीफेरा आए तो दोनों की बात सेम है। अब यहाँ पर लिखा है ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब कि ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस हैं उनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पर ऑल नहीं लिखा है, मोस्टली, माने कुछ ऐसे भी होंगे जो एसिमेट्रिक नहीं होंगे। तो जो एसिमेट्रिक नहीं होते उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ये इंटरनल पॉइंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो रहा है। अगर सारे एसिमेट्रिकल होते तो लिखा होता ऑल एसिमेट्रिकल, लेकिन मोस्टली एसिमेट्रिकल का मतलब है कि कुछ ऐसे हैं जिनमें एसिमेट्री नहीं पाई जाती। तो कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? कुछ में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर यानी सबसे पुराने अर्थ पे डेवलप होने वाले सबसे पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इनसे पहले केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक पाए जाते थे
और बाकी जितने भी मल्टी सेलुलर हैं वो इनके बाद डेवलप हुए, इसलिए इनका कहा जाता है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स का परदादा है ये। ठीक है, उनके सबसे पुराने एंसेस्टर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हमने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि मल्टी सेलुलर होने के बाद अगर सेल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाए, और कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाए तो हर सेल इंडिपेंडेंटली काम करती है, भले ही वो साथ साथ एक ही ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लूज एग्रीगेट सेल लेवल कहा जाता है। आपको याद होगा हमने ये वर्ड यूज किया था, लूज एग्रीगेट सेल लेवल। ठीक है, तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्जेस में एक सबसे खास बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम स्पॉन्जेस की बॉडी को अगर देखेंगे तो इनकी बॉडी में बहुत सारे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियम। उसके बाद इनके बॉडी के अंदर हमें एक कैविटी मिलती है, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, कैविटी मिलती है। उस कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। और उसके बाद ऑस्कुलम। ठीक है, एक बात और याद रखना कि ये जो पॉरीफेरा एनिमल्स होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक होते हैं, मेनली मरीन वाटर और फ्यू फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जो है ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, तो वाटर में पाए जाने की वजह से और इनका जो ये स्ट्रक्चर है, ऑस्टियम इनकी बॉडी कैविटी के तरफ खुलता है और उधर से ऑस्कुलम एक ओपनिंग होती है, तो वाटर का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होता है। ऑस्टियम से वाटर जो है बॉडी के अंदर जाता है, इनकी बॉडी की जो सेंट्रल कैविटी है जिसे स्पॉन्जोसील कह रहे हैं, और फिर वाटर ऑस्कुलम से बाहर जाता है। इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। और इस तरह का मूवमेंट या वाटर कैनाल सिस्टम और किसी एनिमल में नहीं पाया जाता, तो हम बोल सकते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है भाई? ऐसा कैरेक्टर जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, उसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा के अलावा किसी दूसरे फाइलम में या किसी दूसरे एनिमल में नहीं पाया जाता, और इसीलिए जब हम वाटर कैनाल सिस्टम का नाम लेंगे तो हमारा दिमाग सीधे जाना चाहिए किसकी तरफ? पॉरीफेरा की तरफ। ठीक है, तो ये वाटर कैनाल सिस्टम इनकी बॉडी में पाया जाता है, और वाटर फिर ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है। ठीक है, वाटर ऑस्कुलम से बाहर आ जाता है। अब ये वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, ये बेनिफिट क्या देगा, क्यों हो रहा है, क्या फायदा होगा इस वाटर के मूवमेंट से? तो होता क्या है कि ये जो पॉरीफेरा होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें मोटिलिटी नहीं पाई जाती, ये चल फिर नहीं सकते, ये पत्थर की तरफ, पौधे की तरह एक जगह पर ही स्टेबल रहते हैं, तो ये चल फिर नहीं सकते। तो वाटर जो इनके अंदर आता है और बाहर जाता है, उसी वाटर के थ्रू फूड पार्टिकल्स इनके पास आते हैं, उन्हीं फूड पार्टिकल्स को ये कैप्चर करते हैं, और उसी वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन आता है, उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इन्हें रेस्पिरेशन में मिल जाता है। उसी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, तो CO2 का या गैस का एक्सचेंज भी हो जाता है। इसके अलावा जो इनका मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट इनकी ये सेल से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ये वाटर में रिलीज कर देते हैं, और वो वाटर ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम कई प्रोसेस में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो वाटर बाहर जाता है उसी में ये गैमीट भी रिलीज कर देते हैं, और वो गैमीट वाटर से होते हुए एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक भी पहुंच जाता है। तो रिप्रोडक्शन में भी वाटर कैनाल सिस्टम काम करता है, इस बात को याद रखिएगा। वाटर कैनाल सिस्टम इनका वो हथियार है जिसकी वजह से ये इन्हें चलने फिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब एक और बात है कि इनकी जो अंदर की कैविटी होती है, ये स्पॉन्जोसील कैविटी,
इस कैविटी की लाइनिंग में यानी इस कैविटी की इंटरनल लेयर में कुछ खास सेल्स पाई जाती हैं और उन खास सेल्स को हम कहते हैं कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स। ये याद रखना, 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो इनर लाइनिंग पर कॉलर सेल पाई जाती हैं स्पॉन्जोसील की इनर लाइनिंग पर, जिन्हें हम कोइनोसाइट कहते हैं, और ये कैनाल जो कैनाल सिस्टम है इसको भी लाइन करती हैं, ठीक है। अब ये कोइनोसाइट्स क्या करती हैं, हमने बोला कि जब ये फूड आता है, ठीक है, तो उस फूड आने से और वाटर जो बाहर जाना है, तो वाटर को बाहर प्रोपल्शन के लिए तो कुछ होना चाहिए सिस्टम जो वाटर को बाहर धक्का दे, तो उसी प्रोपल्शन के लिए ही ये कॉलर सेल्स पाई जाती है। इनमें फ्लैजेला पाया जाता है, ठीक है, और उसी फ्लैजेला की मदद से ये वाटर को पुश करते हैं, तो वाटर जो है ऑस्कुलम से बाहर निकलता है और उसकी वजह से ऑस्टियम से वाटर अंदर आता है। तो कोइनोसाइट भी केवल और केवल पॉरीफेरा में पाई जाती हैं, और इसीलिए पॉरीफेरम का एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कोइनोसाइट्स भी है। यानी हमारे सामने अब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गए, एक वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना और दूसरा कोइनोसाइट्स का पाया जाना। ये दोनों ही पॉरीफेरा के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ठीक है। फिर आता है अगला पॉइंट, डाइजेशन। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होता है, यानी ये जो बॉडी कैविटी है, यहाँ पर जो हम स्पॉन्जोसील की बात कर रहे हैं, ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं, ये एसिलोमेट में आते हैं। ये जो बॉडी कैविटी ये ना मीजोडर्म से बनी है ना ब्लास्टोसील से बनी है, ये जनरल बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और इसीलिए ये एसिलोमेट में कंसिडर किया गया। तो इनकी जो अंदर ये स्पॉन्जोसील कैविटी है, ये स्पॉन्जोसील कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता। जब भी सेल्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो एब्जॉर्ब करने के बाद हर एक सेल अपना खुद न्यूट्रिएंट जो उसने एब्जॉर्ब किया है उसको डाइजेस्ट करती है, और इसी तरह इस डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इनमें स्केलेटन भी पाया जाता है। स्केलेटन या तो स्पाइक्यूल्स का बना होता है। अब ये स्पाइक्यूल्स कैल्शियम के भी हो सकते हैं, सिलिका के भी हो सकते हैं, यानी कांटे, स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर, या इनमें स्पॉन्जिन फाइबर भी पाया जाता है। तो इनका स्केलेटन कैल्शियम का बना हो सकता है, सिलिका का बना हो सकता है, या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। लेकिन कैल्शियम और सिलिका का होगा तो किस फॉर्म में होगा, ये स्पाइक्यूल्स के फॉर्म में होगा, याद रखना इसको। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बाइसेक्सुअल या बोला जाए हर्माफ्रोडाइट होते हैं। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ये नाम याद रखना, 2-3 जगह पर अलग अलग तरह से ये यूज होगा। कोई बाइसेक्सुअल है, उस बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, और हम इसे मोनोशियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है फ्रेगमेंटेशन से। अगर ये कई टुकड़े इनके हो जाएं तो हर टुकड़ा जो है ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, तो ये इनॉर्मस पावर ऑफ रीजनरेशन भी होता है। इनॉर्मस पावर ऑफ रीजनरेशन भी इनमें पाया जाता है। और सेक्सुअली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन हमने बताया था, वाटर कैनाल सिस्टम गैमीट ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। और गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? इंटरनल। अब हमारे दिमाग में एक घूमने वाली बात आएगी। हमने बोला सर वाटर कैनाल सिस्टम से होते हुए जब गैमीट बाहर चला जाएगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? एकदम होगा। होता क्या है, दो चीजें होती हैं, आप समझिए इसको। इनकी बॉडी का जो अपर पार्ट, जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो बॉडी का अपर पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं और लोअर पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं।
और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं तो वो मेल गैमीट यहीं से बाहर रिलीज हो जाता है। बाहर रिलीज होने के बाद ये मेल गैमीट या तो अपनी ही बॉडी में दोबारा एंटर करते हैं या तो किसी दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी में एंटर करके फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करते हैं। तो भले ही गैमीट बाहर रिलीज होते हैं लेकिन में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। याद रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इनके लार्वा से आती है। लार्वा, इनमें मोटाइल लार्वा पाया जाता है। कैसे मोटाइल पाया जाता है? उस लार्वा में फ्लैजिला होता है और दो तरह का लार्वा इनमें पाया जाता है, दोनों के नाम हैं। एक है पैरेंकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, पैरेंकाइमुला और एम्फीब्लास्टुला, ये दो लार्वा पाए जाते हैं। एक ही बॉडी में नहीं होंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ये लार्वा होंगे, लेकिन दो लार्वा हमें पॉरीफेरा में मिलते हैं और ये मोटाइल लार्वा होते हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि लार्वा स्टेज में जो पॉरीफेरा है वो मोटाइल है लेकिन एडल्ट नॉन मोटाइल है, यानी लार्वा ज़्यादा डेवलप है एडल्ट से। ठीक है, यानी इनकी चाइल्ड एज जो है एडल्ट से ज़्यादा डेवलप होती है। और इस बात को याद रखना। हाँ पल्लवी बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आपको माइक जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। फिर से नाम बोले लार्वा का। ठीक है बेटा, एम्फीब्लास्टुला और पैरेंकाइमुला। एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेंकाइमुला। ठीक है, ये दो लार्वा इनके दोनों मोटाइल हैं और इसलिए हम कहते हैं कि इनका लार्वा ज्यादा मोटाइल होता है एडल्ट से। और इस बात को याद रखना, जब भी हम बात करेंगे लार्वा और एडल्ट की, एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट आता है, मैं यहीं पर डिस्कस करना चाहता हूं। अगर ये हर जगह यूज होगा इसलिए मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। अगर ऐसा हो जाइगोट डेवलप हो और जाइगोट से सीधे एडल्ट बन जाए, ठीक है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पे एडल्ट का मतलब एडल्ट का स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन में अगर हम बात करें, ह्यूमन में जब कोई न्यूबॉर्न बेबी बर्थ लेता है तो उसका स्ट्रक्चर, उसका जो बॉडी का शेप है, आंखें, हाथ पैर, नाक कान मुंह, वो ठीक वैसा ही होता है जैसा किसी 80 साल 90 साल या बहुत एजेड एडल्ट का होता है। तो उनमें बर्थ जब लेता है तो कोई स्ट्रक्चरल चेंज डेवलप नहीं होता और इस तरह के डेवलपमेंट को डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई आप लोगों ने देखी होगी और उसमें लार्वा पाया जाता है कैटरपिलर, उसके बारे में भी सुना होगा। यानी लार्वा एक जो है चाइल्डहुड स्टेज है। ठीक है, लार्वा एक चाइल्डहुड स्टेज है। तो जब जाइगोट से लार्वा बनता है और लार्वा से फिर एडल्ट बनता है तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कब हो गया? जिसमें लार्वा स्टेज नहीं पाया जाता। इस बात को याद रखना, ये हर फाइलम में यूज होगा इसलिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं। डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा इज एब्सेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा इज प्रेजेंट। ये डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में बेटा इतना। और इसमें 2-3 पॉइंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब जो लार्वा का डेवलपमेंट हो रहा है एडल्ट में, लार्वा इज गोइंग टू डेवलप इनटू एडल्ट, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या हो गया डिफाइन करें तो डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब ये मेटामॉर्फोसिस दो तरह का होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस,
एक होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें समझिए, अगर लार्वा कम डेवलप है और एडल्ट ज्यादा डेवलप है, जैसे कि कैटरपिलर, कैटरपिलर उड़ नहीं सकता लेकिन बटरफ्लाई उड़ सकती है, तो बटरफ्लाई ज्यादा डेवलप है कैटरपिलर से, तो ये कहलाएगा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें प्रोग्रेस होती है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लार्वा मोटाइल है, एडल्ट नॉन मोटाइल है, इसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जब भी ऐसा हो कि लार्वा पहले ज्यादा डेवलप था, जैसे जैसे एडल्ट बना इसका डेवलपमेंट, इसके कैरेक्टर कम होते गए, तो ये कहलाएगा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसको ठीक ऐसा भी समझ सकते हो, 10वीं में हमारे 60% बने और 12वीं में जब हम 12th पास किए हमारे 70% बने, तो भाई पहले से हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस हुआ। लार्वा कम डेवलप था, एडल्ट ज़्यादा डेवलप बना। और अगर ऐसा उसका उल्टा हो जाए, 9th में हमारा मेरिट था और सॉरी 10th में हमारा मेरिट होल्डर थे और 12th में जो है फेल होते होते बचे हैं, ठीक है, जस्ट पास हुए, तो ये क्या हो गया, रेट्रोग्रेसिव हो गया। ठीक है, तो इसको समझना है बहुत ज़रूरी, क्या रेट्रोग्रेसिव होता है और क्या प्रोग्रेसिव होता है। तो यहाँ पे किस तरह का मेटामॉर्फोसिस है भाई, यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, क्योंकि लार्वा इज मोर डेवलप देन एडल्ट। ठीक है, इसमें एक और बड़ी खास बात पॉरीफेरा में जो कि पूछा जाता है, हमने इसमें बात करी रीजेनरेशन की, रीजेनरेशन तो पाया जाता है, साथ ही इसमें बडिंग भी पाई जाती है, पॉरीफेरा में बडिंग भी पाई जाती है। अब बडिंग इसमें कैसी होती है, इनमें इंटरनल बडिंग पाई जाती है, इंटरनल बडिंग, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। इंटरनल बडिंग पाई जाती है कैसे, कि इनमें कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं आर्कियोसाइट्स। ठीक है, कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, आर्कियोसाइट्स। ये आर्कियोसाइट्स बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं और यहीं पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उस राउंडेड स्ट्रक्चर को इंटरनल बड या जेम्यूल कहा जाता है। याद रखिएगा, आर्कियोसाइट्स मिलके एक इंटरनल बड बनाती हैं और उस इंटरनल बड को हम जेम्यूल कहते हैं। ये इंटरनल बड बनने के बाद बॉडी से ऑस्कुलम से बाहर आता है और पानी में फ्लो करता है, जहां जाता है, जहां भी ये सरफेस पर गिरेगा, जहां रुकेगा वहां पर वो डेवलप होगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो जेम्यूल फॉर्मेशन भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि जेम्यूल फॉर्मेशन किस तरह के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो जेम्यूल फॉर्मेशन का एग्जांपल है पॉरीफेरा, आर्कियोसाइट सेल्स होती हैं जो इंटरनल बडिंग कराती हैं और जेम्यूल का फॉर्मेशन कराती हैं। ठीक है, ये हो गई पॉरीफेरा के बारे में, इनके कैरेक्टर को लेकर। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहला डायग्राम बना हुआ है ये साइकॉन का डायग्राम है, इसे स्काइफा भी कहा जाता है। बी जो है यू स्पॉन्जिया कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। बाथ का मतलब नहाना नहीं, बाथ का मतलब जो नहाने के लिए जो स्पॉन्ज यूज होता है, ये उसी की तरह इसका भी यूज करते हैं कहीं पर, तो इसलिए इसे बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। तीसरा आता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पॉन्ज है और इसीलिए इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है पॉरीफेरा के बारे में, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन आएगा 99%। ठीक है, इस बात को ध्यान में लेके चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फाइलम की तरफ। चलिए नेक्स्ट फाइलम हमारा आता है सीलेंट्रेटा। उम्मीद है आपको कल के जो वीडियोस हमने बनाए थे, कल का लेक्चर अपना रिकॉर्ड जो हुआ था उसका हमने वीडियो शेयर कर दिया था, आपको मिल गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा अगर किसी का कुछ छूटेगा, और उसको अपने पास रखिएगा। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस काम आएंगे आपको, जब भी कोई टॉपिक रिवाइज करना हो या चैप्टर रिवाइज करना हो तो वो वीडियो आपके लिंक काम आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो क्लास आपने खुद अटेंड करी होती है उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है, बजाय कि किसी दूसरी क्लास को आप अटेंड करो। तो ये वीडियोस लिंक आप रखिएगा, हमेशा काम आएंगे। और अगले फाइलम पे आते हैं हम लोग, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है, यहाँ सी साइलेंट है, निडेरिया में सी साइलेंट है। निडेरिया क्यों कहा जाता है और सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है, उसका एक रीजन है।
सबसे पहले देखते हैं सीलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है। यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है जिसको मैंने टिक लगाया है, ब्लू टिक, इस डायग्राम में इसके बॉडी स्ट्रक्चर में ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी हमें इसके सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस सिलेंड्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर को सिलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन। और इसी वजह से इनका नाम पड़ा सिलेंट्रेटा। ठीक है, याद रखना कि इनके बॉडी में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है और उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को सिलेंट्रॉन कहते हैं और उसकी वजह से इनका नाम पड़ा है सिलेंट्रेटा। ये भी जनरल कैरेक्टर में इंफॉर्मेशन की बात करो, ये भी एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन, सम फ्रेश वाटर। अधिकतर ये भी पानी में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब नॉन मोटाइल, चल फिर नहीं सकते, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज घूम के पड़ोसी के यहाँ चले जाए, नहीं जा सकते। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं। फ्री स्विमिंग जैसे यहाँ पर बना हुआ है जेलीफिश। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो इनमें भी हमें रेडियल सिमेट्री दिखेगी, इसमें भी रेडियल सिमेट्री दिखेगी। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अगला है, जैसे हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स, इनमें स्टिंग सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहते हैं। स्टिंग सेल क्या होती हैं? जैसे मधुमक्खी में डंक होता है, मधुमक्खी डंक मारते हैं, वैसे ही इनकी बॉडी में भी डंक मारने वाली सेल्स पाई जाती हैं और उन डंक मारने वाली सेल्स को स्टिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट या निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट, कई सारे नाम हैं, या स्टिंग सेल कहा जाता है। और ये स्टिंग सेल का पाया जाना सिलेंट्रेटा का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी और किसी में ये स्टिंग सेल नहीं पाई जाती। और नीडोब्लास्ट इसका नाम है जिसकी वजह से इनका नाम निडेरिया पड़ा। तो निडेरिया नाम पड़ा किसकी प्रेजेंस की वजह से? स्टिंग सेल की प्रेजेंस की वजह से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि ये नीडोब्लास्ट काम क्या करते हैं? ये एंकरेज यानी पकड़ बनाने में काम करते हैं, डिफेंस यानी प्रोटेक्शन में काम करते हैं, और उसी स्टिंग से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं, कैप्चर देयर प्रे, अपने शिकार को भी पकड़ते हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं और ये ऐसे ही पूछा जाता है। फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट ए ऑप्शन मिलेगा, एंकरेज बी ऑप्शन मिलेगा, डिफेंस सी ऑप्शन मिलेगा, कैप्चर ऑफ प्रे और डी ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ द अबव। ऐसे करके इनसे क्वेश्चन आता है। अगला पॉइंट आता है कि इनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया था, मल्टी सेलुलर एनिमल थे तो इनमें टिश्यू सबसे पहली बार डेवलप हुआ। तो ये याद रखना कि फर्स्ट टाइम टिश्यू हैज डेवलप्ड इन सिलेंट्रेट्स। लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी याद करो जिनमें दो जर्मिनल लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इनमें भी एक कैविटी होती है, उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। यहां पर ये कैविटी दिख रही है, यहां पर ये कैविटी दिख रही है, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है विद सिंगल ओपनिंग। इसमें यहां पर ए डायग्राम में सिंगल ओपनिंग दिख रही है, यहां पर सिंगल ओपनिंग दिख रही है। आप याद करो जिस ऑर्गेनिज्म में हमने बोला था सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, अगर वो एलिमेंट्री कैनाल है तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट्री कैनाल है नहीं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे ये जो बॉडी की सिंगल ओपनिंग है, इसकी वजह से इनके बॉडी को कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंगल ओपनिंग पाई जाती है उस तरह के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। और ये जो सिंगल ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हाइपोस्टोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। इंपॉर्टेंट है। तो सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और बॉडी प्लान की या बोला जाए जो सैक की ओपनिंग होती है उसे कहते हैं हाइपोस्टोम। साथ ही आगे बढ़ते हैं तो ये शिकार करते हैं,
शिकार करके जब फूड को कैप्चर करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इस कैविटी में डाइजेशन होना, और इसके एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी की हर एक सेल में डाइजेशन होना। तो पहले डाइजेशन होता है इस कैविटी में, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और उसके बाद सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है जिसे कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद बात करें एक और बात कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है तो उसके बेस पर सिलेंट्रेट्स दो तरह के होते हैं। अगर इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है, अगर इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होल्ड करती है तो उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलिप। और अगर इनकी बॉडी अम्ब्रेला जैसी, अम्ब्रेला ये छतरी जैसी दिख रही है, अगर इनकी बॉडी अम्ब्रेला जैसी दिखती है तो उसे कहते हैं मेडुसा। ठीक है, पॉलिप और मेडुसा, तो इस बात को याद रखना। पॉलिप क्यों पाया जाएगा और किस में पाया जाएगा? जो एनिमल, ध्यान से सुनना, जो एनिमल पॉलिप स्ट्रक्चर वाले होते हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जो एनिमल मेडुसा स्ट्रक्चर वाले होते हैं वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, याद रहेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जिन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो तो वो पॉलिप में बदल जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो तो मेडुसा में बदल जाते हैं। और इस बदलने के प्रोसेस को कहते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, याद रहेगा। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस, और पाया जाता है ओबेलिया में। मतलब सम ऑर्गेनिज्म कैन चेंज देयर बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम पॉलिप टू मेडुसा एंड मेडुसा टू पॉलिप एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन दैट इज नोन एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। याद रहेगा कि इन्हें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो तो पॉलिप में बदल गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो तो मेडुसा में बदल गए। एग्जाम्पल ओबेलिया, इस फिनोमिना को मेटाजेनेसिस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और हमने बताया कि जो पॉलिप स्ट्रक्चर है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है हाइड्रा में, ये मान लेते हैं हाइड्रा का डायग्राम है। हाँ बेटा, अपने माइक सब लोग बेटा साइलेंट कर दें, ठीक है। तो अगर हम इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये एडम्शिया, एडम्शिया जिसे सी एनिमोन कहा जाता है, ठीक है। और जेलीफिश में जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेडुसा स्ट्रक्चर है। तो पॉलिप, सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा और एडम्शिया, वेयर एज जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है वो फ्री स्विमिंग होता है और एलिया या जेलीफिश में पाया जाता है। इसके अलावा हमने बता दिया कि कुछ में पॉलिप और मेडुसा इंटरचेंज हो सकते हैं जिसे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल हमें यहाँ इनका मिलता है। हाँ, एक और पॉइंट इसमें अगर हम आपसे डिस्कस करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग और रीजनरेशन से पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है और लार्वा भी पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर लार्वा का नाम लिख दे रहा हूँ। इनमें दो लार्वा पाए जाते हैं, इफाइरा और प्लानुला, ठीक है। दो लार्वा होते हैं, इफाइरा और प्लानुला, इनके लार्वा के नाम है। तो यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें भी पाया जाता है, ठीक है। और फिर आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में हमें इनके मिलता है एक फाइसेलिया जिसे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, एडम्शिया जिसे सी एनिमोन कहते हैं, पेनेंटुला सी पेन कहा जाता है,
गॉर्गोनिया सी फैन कहते हैं, एंड मैंड्रिना जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं जिनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और वो जो एनिमल्स हैं वो स्टोन जैसा, पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उन पत्थरों को हम कोरल स्टोन्स या कोरल्स कहते हैं। ठीक है, कोरल स्टोन या कोरल कहते हैं। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलता है कि इनके स्केलेटन से कई बार हम लोग अंगूठी की नग बनाते हैं। जैसे मूंगा पत्थर आपने सुना होगा, मूंगा जिसे हम रेड कोरल कहते हैं। ठीक है, कोरेलियम कहा जाता है, कोरेलियम जिसे रेड मूंगा, ठीक है, रेड मूंगा कहते हैं, लोग अंगूठी पहनते हैं। और अगर मुंबई में जो गणेश जी का मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर, उसमें जो गणेश जी की मूर्ति है दैट इज मेड अप ऑफ कोरेलियम, मूंगा पत्थर की बनी है। ठीक है, ये बात याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि मरीन में या सी में इनके स्केलेटन इतने ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि वो एक रीफ बना लेते हैं। जैसे आपने अगर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा, सिडनी जो है, सिडनी सिटी, सिडनी के कोस्ट पे हमें बहुत लंबी लंबी लहरें जो है दिखाई देती हैं, और वहाँ पर लोग सर्फिंग करने के लिए जाते हैं। वहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट है वो, इसलिए क्योंकि वहाँ पानी के अंदर इन्हीं सिलेंट्रेट्स के स्केलेटन से एक पूरी रीफ बनी है, और रीफ से जब पानी टकराता है तो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। उस रीफ को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और केवल इतना ही नहीं, इनके स्केलेटन कई बार इतने ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं कि इनके स्केलेटन के डिपोजिशन से पूरा आइलैंड बन जाता है। ठीक है, पूरा आइलैंड बन जाता है, उस आइलैंड पे लोग रहते हैं। आपने मालदीव सुना होगा, मालदीव जो आइलैंड है वो मिट्टी या जमीन से नहीं बना है, पत्थर से नहीं बना है, वो कोरल जो ये हैं इनके स्केलेटन के डिपोजिशन से वो आइलैंड बना है। तो कई बार इतना डिपोजिशन हो जाता है। हाँ, रीफ का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए अगर आप सी कोस्ट को देखें, सी कोस्ट में जो है पानी के अंदर एक छोटा सा बैरियर जैसा पाया जाता है, उस बैरियर को रीफ बोलते हैं, और ये रीफ बहुत लंबाई में पाया जाता है। जब वाटर इससे टकराता है तो वाटर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठता है, और यहाँ किनारे पर बहुत ऊंची ऊंची लहरें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार गूगल से स्टडी कर लेना, रीफ क्या होता है, REEF, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोस्ट लाइन पे एक बाउंड्री जैसी पाई जाती है, जिससे पानी टकराता है तो वो टकराने के बाद ऊपर उठता है। और मैंने बताया कि कोरल आइलैंड भी हैं, जैसे मालदीव्स कोरल आइलैंड है, कि इन्हीं के कोरल्स के स्केलेटन डिपॉजिट हो गए और उस पर मिट्टी वगैरह थोड़ी रेत वेत जम गई, पेड़ वेड़ उग गए, लोग रहने लगे, आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी इन्हीं की वजह से बनता है, सिलेंट्रेट्स की वजह से। तो ये था आज के लिए, 2 फाइलम हमने आज कंप्लीट किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम अगले जो हमारा लेक्चर होगा, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा कल, उसमें हम इसके बाद टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थेस जो है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को एक बार